जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रुक्मिनी का न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर 1 है। इसमें टोटल 100 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये जो बुक है ये 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो कि तैयार किया गया है। जो न्यू सिलेबस है इस बार 21,391 पोस्ट के लिए इसी पर आधारित सभी प्रश्न है जो कि रखा गया है। तो आपके एग्जाम के व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई है, क्योंकि चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। दूसरा यहाँ पॉइंट है कि संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। और तीसरा है यहाँ पर बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। उदय ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, उदयन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका स्थापना किसने किया था। तो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने इसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, मुख्यमंत्री किसके प्रति जिम्मेदार नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राज्य की सुरक्षा, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए यहाँ पर जो राज्य सुरक्षा की कार्य है, राज्य सुरक्षा का काम कौन करता है। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 355 में किया गया है। और राज्य सुरक्षा के जिम्मेदारी जो होता है संघ सरकार के जिम्मे होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। वित्तीय घाटे का क्या अर्थ है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर पैसिव में इसको कन्वर्ट करना है, एक्टिव में सेंटेंस दिया है, जल्दी से इसको पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। सेंटेंस दिया गया है कि मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। यहाँ पर सबसे पहले जब भी सेंटेंस आप देखिएगा एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्ट करना हो तो देखिएगा वो किस टेंस का और किस में का है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में के है तो देखेंगे कि चारों में से जो प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये देखेंगे कि वो किस में का है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये है मिस्टर कुमार, ये जो कि सब्जेक्ट है, टीचर्स है जो कि वर्ब है, तो V5 का प्रयोग किया गया है, और अस है जो कि ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर V5 किस में रहता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में थे, इसलिए यहाँ पर वर्ब में नेक्स्ट ईयर को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर इज-आर-एम का प्रयोग होगा। तो देखेंगे सबसे पहले कि किस में इज-आर-एम प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में केवल आर यहाँ पर देखे, बाकी यहाँ पर किसी में भी इज-आर-एम नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये इसका पूरा हो जाएगा तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने, दिया गया है कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर दिया गया है सेंटेंस कि द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। तो यहाँ पर जो केयरलेस है, केयरलेस के साथ कौन सा सफिक्स का प्रयोग किया गया है। सफिक्स का अर्थ होगा कि अंत में कोई वर्ड जोड़ना है, यानी अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर
इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी केयरलेसनेस, यहाँ पर नेस का प्रयोग होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है, इसको आपको सेंटेंस यहाँ पर दिया गया अंग्रेजी में, इसको हिंदी में ट्रांसफॉर्म करना है। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, इसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पर वन वर्ड बताना है। यहाँ पर जो सेंटेंस है यहाँ पर दिया गया है कि इरिटेटिंग से इनकॉन्फिडेंस, इसको एक वर्ड में इसका बेस्ट एक्सप्रेस आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा, वन वर्ड क्या होगा। तो जल्दी से बताइए। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है परेशानी। तो इसको वन वर्ड में क्या बोलेंगे, तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ है शल, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। राम गेव मी डैश 1 रुपीज़ नोट, जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, आर्टिकल के रूप में किसका प्रयोग होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी राम गेव मी, राम मुझे दिया 1 रुपीज़ मैंने 1 रुपया का नोट दिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आपके जो एग्ज़ाम होगा 100 प्रश्न में से 5 प्रश्न रहेगा जो कि अंग्रेजी का रहेगा, तो ये 5 प्रश्न हम अंग्रेजी का देख लिए। अब यहाँ से हम जीके का प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सूचना का अधिकार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भिवंडी तालुका जो कि महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जैसे यहाँ पर प्रश्न कराया जा रहा है इसी लेवल का एकदम एग्जाम में आपका रहेगा प्रश्न, तो इसी लेवल को आपको तैयारी करना है और 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगर इस लेवल का अगर तैयारी करते हैं तो 70 से 75 प्लस आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जब आसानी से इतना 70 से 75 अगर कर लेते हैं तो आपका फिजिकल के लिए रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी नागालैंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक झूम खेती किस राज्य में किया जाता है, तो नागालैंड में किया जाता है, सबसे अधिक प्रतिशत है तो नागालैंड में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस में ही देख सकते हैं कि 35% है जो सीट आरक्षित है वो महिलाओं के लिए है। तो ये कब किस वर्ष लागू किया गया, जल्दी से बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 2016, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजेंद्र सम्मान, बिल्कुल ही सही जवाब, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं महात्मा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए हिंदी का प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा तो ये जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ये हिंदी का बुक से लिया गया है। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर में 11,880 और 8415 पोस्ट का अगर एग्ज़ाम दिए होंगे
तो आप भली भांति उससे परिचित होंगे कि हिंदी का जो सिलेबस दिया था तो हिंदी से जो बुक है वहाँ से सेंटेंस उठा उठा कर प्रश्न पूछा गया। तो इसीलिए यहाँ पर 10th जब सिलेबस दिया गया है तो 10th का हिंदी से यहाँ पर सेंटेंस उठाया है कविता से। यहाँ पर दिया गया कि अति सुधो स्नेह का मार्ग जहाँ ने कुशयानप बांक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किसकी उक्ति है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी घानानंद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न के 20 की दांत किसकी रचना है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 10 प्रश्न है जो कि आपका हिंदी से रहेगा आपके एग्जाम में। हिंदी के जो 5 प्रश्न रहेगा वो व्याकरण से रहेगा और जो 5 प्रश्न रहेगा वो आपके बुक से रहने वाला है। तो जल्दी से बताइए 20 की दांत किसकी रचना है? तो यहाँ पर 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न की सही बर्तनी यहाँ पर चयन करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं भुलक्कर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न की सरला से फल खाया जाता है का कर्तृवाच्य क्या होगा? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य दो रहता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सरला से फल खाया जाता है, यहाँ पर कर्तृवाच्य क्या होगा? जल्दी से बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सरला फल खाती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया सरला से फल खाया जाता है यह एक कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य जैसे कि एक्टिव से पैसिव, तो यहाँ पर पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करना था। सरला फल खाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में, चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा और विखंडन ऊर्जा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा दर्पण है जो कि हजामती दर्पण या दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी अवतल दर्पण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बाहर बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि ठोस में चलन सकने वाली तरंग कौन सी है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ठोस पदार्थ में यहाँ पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरंगें चल सकती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ध्वनि है जो कि एक अनुदैर्घ्य तरंग है और प्रकाश है जो कि एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? वक्ता केंद्र पर, प्रकाश केंद्र पर, मुख्य अक्ष पर, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी वक्ता केंद्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। वक्ता केंद्र पर जिससे जैसे कि यहाँ पर है कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर छोड़ते हैं वक्ता केंद्र से तो फिर वहीं से रिटर्न आ जाती है, किसी प्रकार के उसमें विचलन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है उत्तल, अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी अवतल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न की वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में और अवतल लेंस में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब होना चाहिए और आभासी होना चाहिए। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो देखिए वस्तु से 12 प्रतिबिंब तो समतल दर्पण में नहीं बनता है और उत्तल दर्पण में भी नहीं बनता है। तो यहाँ पर आंसर जो निकल कर आएगा वो अवतल दर्पण आ जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक ही कंडीशन में जो अवतल दर्पण है उसमें आभासी प्रतिबिंब होता है, बाकी सब में कहीं पर भी रखें वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। जब हम ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जब हम एफ और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो यहाँ पर वस्तु से 12 तथा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी यहाँ पर कहीं पर भी अगर वस्तु को रखेंगे तो वहाँ पर उल्टा और वस्तु से छोटा या 12 प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण एकमात्र है यहाँ पर जिसमें कि वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से 12 भी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और विद्युत चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या आता है। तो विद्युत चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक या विद्युत क्षेत्र के एसआई मात्रक टेस्ला हो जाएगा। हेनरी है जो कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा। अर्ग है जो कि सीजीएस पद्धति में कार्य का एसआई मात्रक होता है अर्ग। 10 गुने 10 के पावर 7 अर्ग बराबर होता है 1 जूल। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है अधर में लटकना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इप्सिलॉन का एसआई मात्रक बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इप्सिलॉन का एसआई मात्रक हो जाएगा यहाँ पर फैराड प्रति मीटर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ से जो 10 क्वेश्चन है वो मैथ्स का है। तो मैथ्स के क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। मैथ्स का जितने भी यहाँ पर 10 गो प्रश्न है, 30 गो सेट है, सभी का 30 सेट का हम एक लाइन से अलग वीडियो बना देंगे मैथ्स के लिए। यहाँ पर मैथ्स का देख लीजिए और हम इसको स्किप कर देते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया ऐसा ही प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। बस यहाँ पर ये आयत से रिलेटेड प्रश्न है, ये ट्रिगोमेट्री से है, ये प्रोबेबिलिटी से प्रश्न है, दोनों को ऐड कर लेना है। और यहाँ पर क्या हरी गेंद आने के परिकता, हरी की संख्या कितना है 20 है, इससे करके इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गुणखंड नहीं है। तो यहाँ पर सबके x बराबर, जैसे कि x प्लस यहाँ पर 4 दिया है तो बराबर में 0 कर देंगे, x प्लस 4 बराबर 0। और सबका मान यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर x का मान निकल कर आ जाएगा -4। अगर -4 रखेंगे, अगर ये पूरा का मान अगर 0 कर देता तो ये इसका गुणखंड है। ऐसा ही देखेंगे जिसका मान से नहीं 0 होता है वह गुणखंड नहीं होगा। ये तो यहाँ पर माध्य से क्वेश्चन है, नॉर्मल है, इसको काउंट कर लेंगे, जितना काउंट रहेगा उतना से गुना करके और उसका एथी कर लेंगे, संख्या निकाल लेंगे टोटल योग कितना है। फिर माध्य है, माध्य का एथी कर लेंगे, निकाल लेंगे और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो ये नॉर्मल ये भी है। यहाँ पर मॉड ज्ञात करना है, जेड का मान यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फंक्शन से प्रश्न है और यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x से x में ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, y में y से ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 में -2 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर 5 में -1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, तो 1 और 2 इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर शंकु से ये प्रश्न है, नॉर्मल है। फिर यहाँ पर घन से प्रश्न है। तो ये 10 प्रश्न हम अलग से इसको बेहतरीन तरीके से बना देंगे। 41वां प्रश्न है कि कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। कपास की जो खेती की जाती है किस प्रकार की मिट्टी में सबसे बेहतरीन तरीका से होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, काली मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य डैश में स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं
यहाँ पर कर्नाटक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और इस बांदीपुर जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसको कब स्थापित किया गया? तो इसे 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत का सबसे पुराना जैविक उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 ईस्वी में स्थापित किया गया है, जो कि उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि समुद्र की गहराई डैश के द्वारा मालूम की जाती है? सोनार के द्वारा, रडार के द्वारा, डॉप्लर के द्वारा, लेजर के द्वारा। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो समुद्र की जो गहराई है उसको किससे मापा जाता है? तो सोनार के द्वारा पता किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं और बता रहे हैं डाभोल, महाराष्ट्र, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और एक और यहाँ से प्रश्न बनता है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की वन पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जो कि सबसे अधिक पाई जाती है। लगभग 46% है, जो कि पूरे भारत में जितने वन है उसके परसेंटेज में 46% है, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत है, हमारी रक्षा किससे करती है? यानी जो ओजोन परत है, जो कि समताप मंडल में स्थित है, इसका मुख्य कार्य क्या है? ये किससे रक्षा करती है? तो सूर्य के प्रकाश से जो भी पराबैंगनी किरण आती है उसको अवशोषित कर लेती है, और यही मुख्य कारण है ओजोन परत की। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत का जो मोटाई है किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। और जो ओजोन परत है इसका क्षय किससे होता है? तो CFC से होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर शुष्क जो सेल होता है इसका एनोड किससे बना होता है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी ग्रेफाइट के कार्बन से, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, ये भी याद रखिएगा। 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, एडवर्ड टेलर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 49वां प्रश्न है कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और सिलिकॉन। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक जो तत्व होता है वो कैल्शियम होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो यहाँ से 50 तक हम प्रश्न देख लिए। जो बाकी का जो 50 प्रश्न है 51 से लेकर 100, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसके कारण से इसको हम यहीं पर वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। बाकी का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।